होने देंगे, तब तक भारत का आंचल नीलाम नहीं होने देंगे। इसी के साथ now we'll begin the session to know about the career opportunities in armed forces, how to join the forces, and much more. Thank you so much, Yashika and Asta, for being such beautiful, lovely presenters. And this is so well organized. Thank you so much. Thank you so much, Principal Sir, Convener Sir, for having us today. And I think we both are from Delhi University. It's a complete circle. Yeah, it's a complete circle of life for us. And we were so excited when we got this opportunity to talk to students like you, where we were once sitting and we were looking for guidance. And yeah, koi to aake bata do what to do with our lives further when we are so confused. And I'm really amazed to see, sir, that all the students and specifically, of course, बहुत सारे हाथ पीछे से रहते हैं सपोर्ट में, लेकिन हम जो देख रहे हैं एक बहुत ही सिस्टमैटिक आपका तरीका है, एंड जिस तरह यू आर speaking lines, very nice, really good to see, really proud to be a part of this esteemed university, Delhi University, and really good to have you guys. And जैसे सर ने बोला, आप लोगों के में एनसीसी विंग है, एंड आप लोग सब उसका, नॉट एवरीबडी बट काफी लोग उसका पार्ट होंगे, और उसकी वजह से लोगों को थोड़ा, बच्चों को थोड़ा और अच्छा आइडिया मिलता है कि फौज में वो जाना चाहते हैं या नहीं, और अगर जाना चाहते हैं तो फिर वो और एक्सप्लोर करना चाहते हैं कि हम किस लेवल्स पे जा सकते हैं, किस तरह की एंट्रीज गर्ल्स के लिए है, बॉयज के लिए है, और हम आगे ऐसा क्या पढ़े, इनहांस करें अपना स्किल सेट अपार्ट फ्रॉम एनसीसी एंड ग्रेजुएशन कॉलेज, जिससे हम लोग और अच्छे लाइफ में और अच्छा बन सके, और अगर फौज में ही जा रहे हैं तो फौज में और अच्छा ऑफिसर, अच्छी रैंक पे जा सके. सो थैंक यू अगेन फॉर हैविंग अस, and we would definitely love to share our experiences with you and what all options do you have right now. And I think अभी काफी अच्छा मौका है, आप लोग अगर सब ग्रेजुएशन में है, फाइनल ईयर में, सेकेंड ईयर में, you actually have time to build yourselves better, और जो आपके आने वाले 2-3 साल है वो बहुत ही अच्छे से यूटिलाइज हो सकते हैं for the country. So before I start, भारत माता की जय, जय हिंद to everyone, whoever is here, जय हिंद to everyone, जय हिंद to everyone. 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं हम, एंड बहुत ही अच्छा मौका है कि मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक्सटीम्ड कॉलेज ने मुझे बुलाया यहाँ पर, और लाइफ बड़ी फुल सर्कल होती है, बिकॉज मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में पीजीडीओई कॉलेज से बीएससी मैथमेटिकल साइंसेस करी थी, और कॉलेज के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स पर मेरा बहुत ज्यादा फोकस था, बिकॉज आपके जो कन्वीनर साहब यहाँ पे करवा रहे हैं और आप सारे बच्चे जो कॉलेज के जुड़ रहे हैं, ट्रस्ट मी, अपार्ट फ्रॉम योर ग्रेजुएशन एनसीसी, ये जो आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर्स हैं, ये जो आपके कम्युनिकेशन स्किल्स है, दिस विल गिव यू एन एक्स्ट्रा एज व्हेन यू वांट टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस, जिसकी डिटेल में अभी हम बात करेंगे. फॉरगेट अबाउट द, इवन अपार्ट फ्रॉम द आर्म्ड फोर्सेस, इफ यू वांट टू गो इन सम अदर करियर्स, एक्स्ट्रा करिकुलर्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. एंड मैंने इतने सारे स्टूडेंट्स को गाइड करा है हु आर इन द फोर्सेस. दिल्ली यूनिवर्सिटी का बच्चा फट से पकड़ में आ जाता है, बिकॉज एक तो जो उसकी ओपननेस होती है, कम्युनिकेशन स्किल होता है, और जेंडर पैरिटी जो उसके अंदर दिखती है, बात करने का तरीका उसके अंदर दिखता है, कॉन्फिडेंस जो उसके अंदर दिखता है. पूरी यूनिवर्सिटी के अंदर अलग अलग कंपटीशन होते हैं, और अगर किसी कॉलेज के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर्स पर फोकस है, स्पोर्ट्स पर फोकस है, एनसीसी पर फोकस है, उस स्टूडेंट्स के बच्चे, उस कॉलेज के बच्चे बहुत ज्यादा एक्सेल करते हैं. एंड दिस एक्स्ट्रा करिकुलर जो अब ये सेमिनार्स, वेबिनार्स आप कर रहे हैं, हिंदुस्तान में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज तो भी कर ही नहीं रही हैं, तो आप जो कर रहे हैं बहुत आगे चल रहे हैं, एंड दिस विल गाइड यू फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम इन द कमिंग करियर्स आल्सो. या डेफिनेटली. एंड जैसे आप लोग जब एक्स्ट्रा करिकुलर करते हो, दूसरे कॉलेज के बच्चों से भी मिलते होगे, ठीक है, तो आपको, आई एम श्योर आपको डिफरेंस भी दिखता होगा कि अगर हम लोग, हमारे कॉलेज में ज्यादा एक्टिविटीज है, हमें पढ़ाई के साथ साथ इन चीजों के लिए भी पुश मिल रहा है, तो आपका एक अलग कॉन्फिडेंस दिखेगा बाकी बच्चों के सामने जो दूसरे कॉलेज में है, जो शायद ही इतना नहीं कर रहे हैं. और आप जब जैसे हमसे बात कर रहे हैं, आप किसी वजह से, आपने बताया विंग कमांडर सर है, शाम को भी आपका है, मिलिट्री आर्मी के ही ऑफिसर्स आ रहे हैं, तो आप ऐसे लोगों से जब इंटरेक्ट करने का आपको अभी ही मौका मिल रहा है, तो जब आप एक्चुअल में फील्ड में जाएंगे तो आपको वो, आपके अंदर एक ऑलरेडी, आपको शायद रियलाइज भी ना हो, बट एक कॉन्फिडेंस है कि यार मुझे बात करना आता है, और जो मेरी गलतियां, अगर छोटा बहुत शर्म आती है, कुछ आता है, वो पहले ही निकल जाता है. तो ये बहुत अच्छा एक्सपोजर है, एंड आई थिंक ये सारा थैंक्स आपके सबसे बड़े मेंटोर प्रिंसिपल सर को ही जाता है कि वो इसमें
आप लोगों को छूट दे रहे हैं, एक पुश दे रहे हैं कि आप ये सब करें और खुद भी इसमें आपके साथ अपना वक्त और एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स वेरी ग्रेट. And all the students who are putting their heart and soul, because I was the president of my Kalsoc, so Kalsoc, DepSoc, DramSoc, ये सारे words DU में ही सुनता हूँ मैं. DU के अंदर ही थे हमारे DepSoc हो गया, Kalsoc हो गया, SingSoc हो गया, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू में कंपटीशन हो रहा है, इस कॉलेज में हो रहा है, यूनिवर्सिटी में. यू ऑल पार्टिसिपेट. ट्रस्ट मी, ये जो कंपटीशन यहाँ पर झेल रहे हो ना, जब आप रियल एग्जामिनेशन में जाओगे, जैसे अभी मैं सीडीएस और आगे बताऊंगा आपको, तो उस एग्जामिनेशन के बाद आप रियल ग्रुप डिस्कशन में करोगे, ये सारा एक्सपीरियंस, ये सारा कॉन्फिडेंस आपको बहुत आगे एक्सेल करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी इतना कंपटीशन देख लिया है दैट व्हेन यू गो टू द रियल टेस्ट, बिकॉज I cleared my UPSC examinations in first attempt. लोगों को दूसरा तीसरा लगता है. SSB क्लियर करने में 5-6 अटेम्प्ट लग रहे हैं. फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ था. इसका एक बहुत बड़ा रीजन था that I was part of Delhi University. Trust me about it. And मैम ने भी UPSC फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करा, असिस्टेंट कमांडेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में बनी. इसका बहुत बड़ा रीजन हम दोनों के लिए, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम भी कॉन्फिडेंस था. ठीक है, इतना कॉन्फिडेंस, देख लेंगे क्या होगा, क्योंकि हर जगह बात करने की इतनी आदत थी, तो इंटरव्यूज में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है. और जो बाकियों में नहीं था, अपने आप को सिर्फ बोलना ही नहीं, अपने आप को कैरी करने का तरीका. जब आप रोज कॉलेज में जाते हो, आप इतने लोगों से मिलते हो, एक पीयर में कैसे मूव होना है, फ्रेंड्स किस तरह बनाने हैं नए, हर बार जूनियर सब इंटरेक्ट करना, आई थिंक ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. और ये कोरोना की वजह से हम लोग सब घर में बैठे हैं, जिन बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं मिल पा रहा है कॉलेज के अंदर, मतलब वो कॉलेज नहीं जा पा रहे हैं फिजिकली और घर में बैठे, ये थोड़ा सा लॉस है. लेकिन ये वेबिनार्स वगैरह ये आ गए हैं, जिसकी वजह से आपको काफी हेल्प मिल रहा है. सो गाइस, इसको जितना हो सके इन चीजों में पार्टिसिपेट करो. और हाँ, लेकिन मार्क्स में कहीं कमी नहीं आनी चाहिए इसकी वजह से. स्कोर तो आपको करना ही है और कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, सब कर सकते हैं, लेकिन इनमें पार्टिसिपेशन 100% कंपल्सरी है. ठीक है, तो नहीं, अब जितनी भी चीजें हमने आपको बताई, अब हम आपको ये बताएंगे करियर प्रोस्पेक्ट्स के अंदर ये जो चीजें आप अभी कर रहे हो, ये यूजफुल कैसे रहने वाली है, जो आज आप कर रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर के आप स्टूडेंट्स हो. ठीक है, तो जैसे करियर प्रोस्पेक्ट्स की हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की बात करें, जिसके अंदर वी बोथ विल बी टॉकिंग अबाउट हाउ टू बिकम ऑफिसर्स इन द आर्म्ड फोर्सेस और सीएपीएफ फोर्सेस. सीएपीएफ के अंदर आपकी 5 फोर्सेस आ गई, बीएसएफ, आईटीबीपी, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ एंड एसएसबी. और इन आर्म फोर्सेस की मैं बात करूं तो इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड इंडियन एयरफोर्स, इनकी अलग अलग एंट्रीज की हम बात करेंगे, किस तरीके से आप इसमें जा सकते हैं. तो सबसे फर्स्ट एंट्री विल टॉक अबाउट कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज. तो जो सीडीएस का एग्जामिनेशन होता है, सीडीएस का एग्जामिनेशन एक फाइनल ईयर का स्टूडेंट दे सकता है. यानी कि अगर इस साल मैं फाइनल ईयर के अंदर आ गया हूं तो मैं सीडीएस का एग्जामिनेशन दे सकता हूं. सीडीएस का एग्जामिनेशन साल में 2 बार होता है, फरवरी के अंदर होता है और सितंबर में होता है. एक साल के अंदर वो फरवरी में होगा, सितंबर में होगा. आप दोनों को दे सकते हैं. और इनके जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि किस एज ग्रुप में आप दे सकते हो इसको, ठीक है, किस एज ग्रुप के अंदर आप इसको दे सकते हो, वो एज ग्रुप तो आपको यूपीएससी की नोटिफिकेशन के अंदर मिल जाएगा. आई थिंक किसी का तार या स्पीकर हिल रहा है जिसकी वजह से आवाज आ रही है, किसी ने, ठीक है, ओके. सो व्हाट, जैसे कि एक साल में 2 बार आपका एग्जाम होता है, तो जब आप सीडीएस का एग्जामिनेशन देने जाते हो तो सीडीएस के एग्जामिनेशन का मैं आपको एक बेसिक पैटर्न बता देता हूं. तो सीडीएस एग्जामिनेशन आप जब देने जाओगे, सीडीएस के एग्जामिनेशन के अंदर 3 पेपर्स होते हैं. एक इंग्लिश का पेपर होता है, एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है, एक मैथ्स का पेपर होता है. तीनों पेपर 2 घंटे के होते हैं. इंग्लिश का पेपर का टाइम होता है सुबह 9 से 11, उसके बाद जीएस का पेपर का टाइम होता है 12 से 2, और 3 से 5 होता है आपका मैथमेटिक्स का पेपर. और तीनों पेपर के अंदर, इंग्लिश और जीएस के अंदर 120 क्वेश्चंस आते हैं, और 120 क्वेश्चंस विद 100 मार्क्स का हो गया. उसी तरीके से आपका जो मैथ्स का पेपर है उसमें 100 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स है. महिलाओं को, यानी women who want to join the armed forces through CDS examination, currently उनके लिए सिर्फ आर्मी एज एन अपॉर्चुनिटी है. दे कैन जॉइन नेवी एंड एयरफोर्स, बट उनके लिए एक सेपरेट एग्जाम है जिसकी मैं बात करूंगा आप सबसे. बट पहले मैं सीडीएस को कंप्लीट कर देता हूं. तो सीडीएस के अंदर अगर हम मेल एंट्रीज की बात करें तो नेवी, एयरफोर्स, आर्मी तीनों खुली हुई है मेल एंट्रीज के लिए. फीमेल एंट्रीज के लिए अभी सिर्फ आर्मी की एंट्री है थ्रू दी ओटीए, ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी. और जो लड़कियां ओटीए के एग्जाम के लिए बैठती हैं, जो सीडीएस के थ्रू है, आपको मैथमेटिक्स का एग्जाम नहीं देना होता है. आपको सिर्फ जनरल स्टडीज का एग्जाम देना है और इंग्लिश का एग्जाम देना है. आपके जो बाकी सारे क्वेश्चंस रहेंगे कि इसकी तैयारी हमें कैसे करनी है या फिर इसमें क्या क्या आता है, वो आप मेरे से डिस्कशन में भी पूछ सकते हो जब आएगा. अभी पहले मैं एग्जामिनेशन का बेसिक
साइकिल आपके लिए खत्म कर दूं, तो ये सीडीएस का पेपर होता है, आप इस एग्जामिनेशन को देते हैं, इसके बाद रिजल्ट्स डिक्लेयर होते हैं, रिजल्ट्स करीबन 30 to 35 डेज या 40 डेज में रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाते हैं। रिजल्ट्स डिक्लेयर होने के बाद आपका इंटरव्यू होता है, जिसको हम बोलते हैं एसएसबी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, एंड ऑनेस्टली इट इज वन ऑफ द टफेस्ट इन द कंट्री, बिकॉज वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है। आपको बुलाया जाएगा एसएसबी सेंटर, आपको वहां पर रखा जाएगा, वहां पर आपके साइकोलॉजी टेस्ट होंगे, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट होंगे, इंटरव्यू ऑफिसर के टेस्ट होंगे, तो काफी तामझाम, काफी लंबा टेस्ट होता है वो, और उस टेस्ट के बाद आपको बताया जाएगा कि आप रिकमेंड हुए हो, कॉन्फ्रेंस आउट हुए हो। एसएसबी की भी बहुत डिटेल के अंदर एक प्रक्रिया है, अगर आप पूछना चाहेंगे तो मैं आपको जरूर आगे बताऊंगा, जिसके अंदर जब आप पहले दिन वहां पहुंचते हैं तो एक स्क्रीनिंग का टेस्ट होता है, अगर आपने उसे पास कर लिया तभी अगले 4 दिन आपको रखा जाएगा, नहीं तो वापस घर रवाना कर दिया जाएगा। तो जब ये एसएसबी हुआ आपका और इसमें आपको रेकमेंड करा जाता है, रेकमेंड का मतलब होता है कि आपको भारतीय सेनाओं के लिए, चाहे वो थल सेना है, नौसेना है, वायु सेना है, इनकी ट्रेनिंग के लिए वो आपको रेकमेंड करते हैं। यानी कि आप सीधा ऑफिसर नहीं बन जाते हैं एसएसबी के बाद। एसएसबी के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल आपका क्लियर हुआ, उसके बाद आप ट्रेनिंग करने जाएंगे, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद फिर आप एक भारतीय सेना के अफसर बन जाएंगे। ये एक बेसिक प्रोसेस है सीडीएस एंट्री का। अब मैं आपको वो एंट्रीज भी बता देता हूं जो इसके अलावा आप जा सकते हैं। लड़कियों के लिए अगर मैं बात करूं, और अगर लड़कियां नेवी ज्वाइन करना चाहती हैं, तो अभी के लिए नेवी ज्वाइन करने के लिए महिलाओं को आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर आपने बीएससी ली हुई है तो आप एमएससी के अंदर एमएससी फिजिक्स, एमएससी मैथमेटिक्स, एंड इवन फॉर दैट मैटर अगर आप एजुकेशन कोर में जाना चाहती है तो एजुकेशन के अंदर आप एमए बीएड करके भी सीनियर मतलब हायर एजुकेशन कंप्लीट कर भी आप नेवी की एजुकेशन कोर में अप्लाई कर सकती है। बाकी सारी एंट्रीज फिलहाल लड़कियों के लिए नेवी इज एक्सेप्टिंग एज इंजीनियर्स। सीडीएस के अंदर नेवी और एयरफोर्स के अंदर अभी एंट्री नहीं है, फ्यूचर में आ सकती है। उसी तरीके से एयरफोर्स की अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स का एक बहुत अच्छा एग्जाम है एफकैट, जो साल में 2 बार होता है, बट इसकी एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि आपके ग्रेजुएशन में 60% होने चाहिए। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जरूर मेहनत करिए। डीयू में मार्क्स मिलना थोड़े से डिफिकल्ट होते हैं, बट अगर आप मेहनत करेंगे तो डेफिनेटली 60% बन सकते हैं। 60% से अगर 60% या 60% से आपके ज्यादा आते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं एफकैट का एग्जाम देने के लिए। एफकैट का एग्जाम आपका 2 घंटे का होता है, जिसके अंदर मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज आती है। दैट इज 25 क्वेश्चन ऑफ जीएस, 25 क्वेश्चन ऑफ इंग्लिश, 32 क्वेश्चन ऑफ रीजनिंग एंड 18 क्वेश्चन ऑफ मैथमेटिक्स। इसके बाद इसकी मेरिट आएगी, अगर आपने उसको पास कर लिया तो सेम आपको एसएसबी में जाना पड़ेगा। अगर आप वहां से रिकमेंड हो जाते हैं, रिकमेंड होने के बाद आप अगर पायलट बनना चाहते हैं तो आपका एक सीपीएसएस का टेस्ट होता है। इफ यू क्लियर दैट देन यू आर आल्सो क्वालिफाइड एज अ पायलट। अगर आप वो फेल हो जाते हैं तो इंडियन एयरफोर्स में ग्राउंड ड्यूटी या दूसरी ड्यूटीज जहां पर फ्लाइंग की आवश्यकता नहीं है, आपको वहां पर भेज दिया जाएगा। इसके बाद आपका मेडिकल होता है, और एयरफोर्स का मेडिकल ट्रस्ट मी सबसे कठिन है तीनों फोर्सेस में। सबसे हाईएस्ट मेडिकल स्टैंडर्ड्स अगर किसी फोर्स के हैं तो वो इंडियन एयरफोर्स के हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड्स के बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आती है। मेरिट लिस्ट में अगर आप क्वालिफाई हो जाते हैं देन यू जॉइन द इंडियन एयरफोर्स। और यहाँ पर एंट्रीज एफकैट में मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो मैंने आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर बता दिया है, एफकैट बता दिया है, आपको इंडियन नेवी का बता दिया है, सीडीएस का बता दिया है। मैं आपको कुछ टेक्निकल एंट्रीज भी बताऊंगा, बट नाउ आई थिंक आई हैव टेकन अ ह्यूज अमाउंट ऑफ टाइम। लेट मैम स्पीक एंड टॉक अबाउट हर career prospects and in the CAPF forces as well. Okay, so now we'll talk about Central Armed Police Force Examination. अगर आप इसको क्लियर करते हैं तो आपको असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक मिलती है, गजेटेड रैंक क्लास 1 ऑफिसर विच इज इक्विवेलेंट टू अ कैप्टन ऑफ द आर्मी। तो इसमें क्या होता है, जब आप सीएपीएफ का एग्जाम देते हैं आप 5 फोर्सेस के लिए एलिजिबल होते हैं, सीआईएसएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी एंड सीआरपीएफ। तो आप इन 5 में से चूज कर सकते हैं, वो फाइनल में जब आपका रिजल्ट आता है तब आप चूज करते हैं। तो लेकिन एग्जाम इनका कॉमन होता है, कॉमन एग्जाम यूपीएससी द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है। इसकी भी रिक्वायरमेंट ग्रेजुएशन है, लेकिन इसमें कोई परसेंटेज नहीं चाहिए, हमें कोई फील्ड नहीं चाहिए पर्टिकुलर, साइंस, बीए कुछ भी चलेगा, बस आप ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आप फाइनल ईयर में भी ये दे सकते हैं। फाइनल ईयर का मतलब ये होता है कि ये कि ऐसा नहीं कि आप अभी अभी घुसे हैं फाइनल ईयर में और आप ये दे दें, नहीं, क्योंकि जब आप रिटर्न एग्जाम करके अगले पड़ाव में जाएंगे तो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा कि आप ग्रेजुएट का एग्जाम दे चुके हैं और आपके रिजल्ट्स आ गए। तो इसलिए जब आपका फाइनल ईयर खत्म होने वाला हो, तब जब इसकी एग्जाम आता है
हर साल में एक बार अगस्त के महीने में आएगा। अभी आने वाला जो अगस्त है इस साल का, तभी एग्जाम आएगा, जिसका नोटिफिकेशन अप्रैल में आएगा। तो अगर आप में से कोई भी फाइनल ईयर के बच्चे हैं तो इस साल में एग्जाम आप दे सकते हो, बिकॉज नोटिफिकेशन विल कम इन अप्रैल। सो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, इसमें थोड़ा सा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक तो एज है 20 to 25 ईयर ओल्ड, मतलब 25 साल तक की उम्र के बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद के नहीं। लेकिन अगर आप SC, ST या OBC कोटा से हैं, ठीक है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन है, मतलब आप इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स में पहले सर्व कर चुके हैं, एक्स छोड़ चुके हैं उसको, तो आपको एक्सटेंशन मिलेगा एज का 3 इयर्स, 5 इयर्स तक का भी एक्सटेंशन है। लेकिन उसके लिए आपको SC, ST और OBC का कोटा होना चाहिए। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है CAPF के एग्जाम के लिए, जो आपको CDS एग्जाम में नहीं होता है। सो दिस इज अ डिफरेंस। सो अगर आप एज क्राइटेरिया कहीं कम करता है तो आपकी ये एक ऑप्शन पड़ जाता है। और यहाँ पे मैरिज का भी कोई कंडीशन नहीं है। जो आपके डिफेंस CDS का एग्जाम है, वहां पे मैरिड कैंडिडेट्स नहीं अप्लाई कर सकते, प्लीज माइंड यू। लेकिन CAPF में मैरिड कैंडिडेट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन अप्लाई। सो वंस यू अप्लाई, यू हैव टू बी अ ग्रेजुएट और फाइनल ईयर ग्रेजुएट, 20 to 25 ईयर एज लिमिट फॉर जनरल कैटेगरी, और इसमें चाहिए हाइट। सो फॉर मेल्स हाइट इज 165 सेंटीमीटर। अगर आपके पास वो हाइट नहीं है तो प्लीज आप अपना टाइम वेस्ट इसमें ना करें एंड लुक फॉर अदर अपॉर्चुनिटीज। एंड फॉर फीमेल्स हाइट इज 157 सेंटीमीटर। अगर आप ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं, एज और हाइट का, तभी इसमें आइए। यस, ये बहुत सेंसिटिव चीज है हाइट, और हाइट दोनों मेल और फीमेल के लिए, बिकॉज आपका सिलेक्शन अगर आप रिटर्न दे भी देंगे तो बाद में आपको रिजेक्ट किया जा सकता है, और ये बहुत बच्चों के साथ होता है। बच्चों को ये नहीं पता होता, रिटर्न दे देते हैं, मेहनत करते हैं और उनको बाद में निकाल दिया जाता है। तो अगर आप ये फुलफिल कर रहे हैं, आप रिटर्न एग्जाम देंगे। रिटर्न एग्जाम 2 प्रकार के होंगे, इसमें एक ही दिन में 2 एग्जाम देने पड़ेंगे, मतलब एक ऑब्जेक्टिव पेपर, एक सब्जेक्टिव पेपर। ऑब्जेक्टिव मतलब MCQ, जिसमें 4 ऑप्शन आते हैं, जिसमें आपका पूरा GS रहता है, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, करंट अफेयर्स, मैथ्स, सब कुछ रहता है। इंग्लिश का इसमें नहीं होता है, मैथ्स, रीजनिंग सब आएगा। टोटल आपका 2 घंटे का ऑब्जेक्टिव पेपर रहेगा। उसी दिन आपको फिर 2 घंटे के ब्रेक के बाद एक और पेपर होगा सब्जेक्टिव, जो 3 घंटे का पेपर होगा। सब्जेक्टिव मतलब जिसमें आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, जो हम स्कूल में भी सीखते हैं इंग्लिश में लिखने का, वही लिखना है, लेकिन इंग्लिश भाषा में लिखना पड़ेगा। जो पहला MCQ पेपर मैंने आपको बताया, वो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेज में आता है। लेकिन जो पेपर 2 बोलते हैं, सब्जेक्टिव पेपर, उसमें सिर्फ ऐसे राइटिंग में आपको ऑप्शन मिलता है कि आप हिंदी या इंग्लिश चूज कर सकते हो, कोई भी भाषा उसमें लिखिए। लेकिन बाकी रिपोर्ट, आर्ग्यूमेंट, कॉम्प्रिहेंशन और थोड़ा सा इंग्लिश ग्रामर का पार्ट, ये सब अंग्रेजी भाषा में ही लिखना होता है। इसका मतलब इंग्लिश आपको थोड़ी सी स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी अपनी, अगर आपकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है तो। ये दोनों पेपर एक ही दिन हो जाते हैं, पूरे साल में सिर्फ एक बार का अटेम्प्ट होता है। अगर आपके पास इसमें अच्छे मार्क्स आ जाते हैं, आप कट ऑफ को अच्छे से सिक्योर कर लेते हैं दोनों पेपर्स में, फिर आपको मौका मिलता है फिजिकल का, जिसको बोलते हैं PET, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। तो आपको एक सेंटर में बुलाया जाएगा, एक कोई भी फोर्स के सेंटर में बुलाया जाएगा, वहां पे आपको भागना पड़ेगा। 100 मीटर की रेस, 800 मीटर रेस, ठीक है। डिच होता है, लड़कियों के लिए 3 फीट, लड़कों के लिए 3.5 फीट, आपको वो कूदना पड़ता है। और एक्सक्यूज मी, लड़कों के लिए शॉर्टपुट भी होता है, तो वो लड़कियों के लिए नहीं है। तो ये कुछ फिजिकल क्राइटेरिया है जो आपको फुलफिल करने हैं। इस तरह का फिजिकल टेस्ट CDS में नहीं है, मतलब स्पेसिफिकली फिजिकल पे नहीं फोकस है, बट CAPF में ये दिया गया है। ये क्वालिफाइंग है, इसके कोई मार्क्स नहीं है। अगर आपने क्वालिफाई कर लिया तभी आप आगे अगले मेडिकल उसके लिए पहुंचेंगे, वरना आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। फिर आप मेडिकल में जाएंगे। मेडिकल कंपेयर टू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स थोड़ा इजी है, लेकिन स्टिल इट इज देयर। आपके ऐसा नहीं होना चाहिए कि बॉडी का कोई ऑर्गन ही मिसिंग है, ठीक है। छोटे मोटे ऑपरेशंस वगैरह होते हैं लाइफ में, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके कोई ऑपरेशन हुए हैं, आप ठीक हो गए हैं, आप अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। कोई लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज नहीं होनी चाहिए आपको, ऑब्वियसली, क्योंकि आपको फौज है तो फौज में बहुत भागदौड़ होगी। आपके कोई टैटू अगर बना हुआ है सल्यूटिंग हैंड में, हाथ में, राइट हैंड, यहाँ पे कहीं अगर आप सल्यूट करते हैं तो भाई कहीं टैटू नहीं दिखना चाहिए, ऑब्वियसली।
अगर है तो रिमूव करवा लीजिए। अगर आपके शरीर में कहीं टैटू है, कोई छोटा टैटू है, छोटा सा, आपके रिलीजियस पर्पस, आपके सोशल कस्टम में वो कंपलसरी होता है, तो उसको फिर भी माना जाएगा। बट अगर आपने कोई फैंसी टैटू बनवा रखे हैं अपने हाथ में, जो आजकल का ट्रेंड है, प्लीज गेट देम रिमूव्ड, वो अलाउड नहीं करा जाएगा। ठीक है, उसके बाद बाकी फिजिकल क्राइटेरिया रहेंगे, मेडिकल क्राइटेरिया, आपकी आईसाइट, आपके बॉडी, आपका कैरिंग एंगल, नॉक नीज, फ्लैट फुट, ये सब बहुत सारे क्राइटेरिया हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आपको यूपीएससी पे मिल जाएगा। जनरली आई रेकमेंड, अगर आपको कहीं से भी डाउट लगता है अपने फिजिकल और मेडिकल में, हमेशा फौज की तैयारी करने के पहले आप लोग हमेशा एक फिजिकल और मेडिकल को चेक करवाइए सरकारी अस्पताल में। ठीक है, और स्पेसिफिकली अगर कोई फौजी डॉक्टर मिले आपको, ठीक है, सर आपको दूसरे तरीके भी बता सकते हैं कि कहाँ से चेक हो सकता है। अगर आपका कोई कांटेक्ट नहीं है फौज का, तो आप वहां पे जाके अपना पूरा चेकअप करवाइए, ताकि आपको पहले ही पता लग जाए भाई इतनी सारी मेहनत करनी है कि नहीं करनी है रिटर्न एग्जाम देने के लिए। पता लगा आपकी बॉडी, आपको मेडिकली फिजिकली आप रिजेक्ट हो जाएंगे। तो अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वेरी गुड, फिजिकल क्लियर करिए, मेडिकल में जाइए। अगर आपका मेडिकल क्लियर हो जाएगा, फिर आपको एक इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। ये इंटरव्यू 40 से 50 मिनट का इंटरव्यू होता है, जस्ट लाइक सिविल सर्विसेज। मतलब 5 लोगों का यूपीएससी का पैनल बैठता है और वो आपसे आपके बारे में पूछता है। 40-50 मिनट आपको मिलते हैं, जिसमें आपको मार्क्स दिए जाते हैं 150 में से। तो आपको जितने मार्क्स आपके रिटर्न के 2 एग्जाम्स में मिले और इंटरव्यू के जो मार्क्स हैं, इन तीनों को जोड़ा जाता है और फिर मेरिट लिस्ट क्रिएट होती है। अगर आप जितनी सीटें हैं उतनों में आपका नंबर के अकॉर्डिंग आप आ जाते हैं, तो आप मेरिट लिस्ट में आ जाएंगे, वरना आप रह भी सकते हैं, क्योंकि ज्यादा बच्चे सिलेक्ट किए जाते हैं, मेरिट में कम आते हैं। और आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपको अपनी मनपसंद की फोर्स भी मिल सकती है। जिसको सीआईएसएफ में जाना है, सीआरपीएफ में जाना है, आपको जो फोर्स चाहिए आपको मिलेगी, लेकिन उसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स चाहिए। ठीक है, ताकि आप अपनी मनपसंद की फोर्स ले सके। जब ये सब हो जाएगा, उसके कुछ 3-4 महीने बाद आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। ट्रेनिंग में आपको 1 साल की ट्रेनिंग रहती है, जहाँ पे फुल रगड़ा रहेगा, दौड़ भाग सब कुछ होगा। आपको वेपन्स के बारे में सिखाया जाएगा, फौज के बारे में, और परेड सिखाई जाएगी, मार्चिंग। अगर आप एनसीसी है तो आपके बेसिक्स ऑलरेडी क्लियर होंगे, आपको पोस्चर, वर्दी पहनना आता होगा। नहीं भी आता कोई बात नहीं, आपको फौज सब कुछ सिखाएगी। 1 साल बाद फिर आपको अपने स्टार्स और रैंक यूनिफॉर्म पहनने को मिलेगा, और तब आप अफसर कहलाएंगे। अगर ट्रेनिंग के दौरान आपको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है बहुत ज्यादा फिजिकली, अगर आप नहीं कर पाते हैं, तो फिर आप शायद ड्रॉप भी कर सकते हैं या आपको रिमूव कर दिया जाएगा। सो आपको इतना फिजिकल फिटनेस चाहिए, दैट इज व्हाई वी चेक दिस, कि आप पूरा ट्रेनिंग अच्छे से कर पाए और फिर आप अफसर कहलाते हैं। सो ये जो रैंक होती है, इसको बोलते हैं असिस्टेंट कमांडेंट रैंक। ठीक है, जैसे कि आपने अगर आज सुबह परेड में भी देखा होगा, जो सीएपीएफ के दस्ते होते हैं, उनको जो आगे कमांड कर रहा होता है, वो या तो असिस्टेंट कमांडेंट होता है, या उसके ऊपर की एक रैंक होती है डेप्यूटी कमांडेंट। इट डिपेंड्स। तो यही सबसे हाईएस्ट लेवल ऑफ एंट्री है अगर आपको फौज में जाना है। इससे ऊपर कोई एग्जाम नहीं है। तो ये आप घुस गए, उसके बाद आप प्रमोट होके, देन यू कैन डेफिनेटली गो अप टू आईजी, एडीजी, मे बी इवन डीजी इन सम इयर्स, बट उसमें काफी अभी टाइम लगेगा, क्योंकि बच्चे बहुत लेट होकर ज्वाइन करते हैं, तो डीजी तक पहुंच नहीं पाते हैं। सो बट या, सो दिस इज द स्ट्रक्चर फॉर सीएपीएफ। सो मैम ने आपको काफी हद तक सीएपीएफ का एक्सप्लेन कर दिया है, बिकॉज दिस वाज द बेसिक यू गाइस नीड। See, the medical standard of the armed forces, they are very high, specifically जब मैंने इंडियन एयरफोर्स का बोला था आपको, क्योंकि जब आप फाइटर प्लेन के अंदर बैठते हैं तो जी फोर्स इतना ज्यादा होता है, आपकी छोटी छोटी स्पाइनल कॉर्ड्स के डिस्टेंस को भी चेक करते हैं मेडिकल के अंदर, क्योंकि अगर आपकी बॉडी सही नहीं है तो वो कोलैप्स कर सकती है इतने हाई जी फोर्स के अंदर। तो इसीलिए अब जैसे कैरिंग एंगल मैम ने बोला, ये इसलिए चेक करा जाता है क्योंकि अगर आपका कैरिंग एंगल सही नहीं है तो आप फायर कहीं और कर रहे हो कि लगेगी किसी और को। तो इसीलिए ये सारी चीजें करी जाती है, क्योंकि जब व्हेन यू आर इन वॉरफेयर के अंदर अगर आप कोई चीज नहीं कर पा रहे हो तो टोटल ऑपरेशन के अंदर हिंड्रेंसेस आ जाएंगे, और वहां पर सेकंड्स भी मैटर करती है जब रियल वॉरफेयर हो रही होती है। ठीक है, तो अब मैंने सीडीएस एफकेट एंट्री आपको एक्सप्लेन करी थी, और इन एंट्रीज के अंदर जो आपको फर्स्ट रैंक मिलती है, दैट इज लेफ्टिनेंट इन द इंडियन आर्मी, सब लेफ्टिनेंट इन द इंडियन नेवी एंड फ्लाइंग ऑफिसर इन द इंडियन एयरफोर्स। और इसके 2 ईयर के बाद आपको कैप्टन की रैंक मिल जाएगी, लेफ्टिनेंट की रैंक मिल जाएगी, विच इज इक्वल टू दी जो मैम बता रही हैं जो एसी की रैंक होती है। बट द प्रमोशंस इन द आर्म्ड फोर्सेस आर मच फास्टर। प्रमोशंस इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में बहुत
तेजी से आप आगे जाते हो। और अगर आप अपने सारे टेस्ट, मतलब टेस्ट के अंदर तो मैं अभी ज्यादा नहीं घुसूंगा क्योंकि वो तो फिर आर्मी की टेक्निकलिटीज हैं, तो टेस्ट अगर आप टाइम पे क्लियर करो, पार्ट बी, पार्ट डी और सारी चीजें आप वक्त से कर रहे हो, तो आपके बहुत अच्छे चांस है दैट यू कैन इजीली बिकम अ, लाइक आप सीईओ ऑफ द यूनिट तो डेफिनेटली बन ही सकते हैं, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, बहुत सारे एग्जांपल है। अगर आप देखें तो सीडीएस एंट्री के थ्रू ही है मेजर जनरल यशमोर साहब, उसके बाद लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन साहब जो इतने सारे वंडरफुल आर्टिकल्स लिखते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल्स है। यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। सिमिलरली अब तो महिलाओं के लिए भी परमानेंट कमीशन आ गया है, तो काफी सारी अपॉर्चुनिटीज है। और अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, पर्क्स की बात करूं आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, चाहे आप घर की बात करो, कैंटीन फैसिलिटीज की बात करो, अब फिर आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, मतलब आपका टेंशन होना चाहिए एग्जाम क्लियर करना, इंटरव्यू क्लियर करना। उसके बाद फिर सरकार आपका ख्याल रखती है, आपके फैमिली का, आपके एक्सटेंडेड फैमिली का, सबका, घर, कैंटीन, हॉस्पिटल, आपकी सेफ्टी, आपकी सिक्योरिटी, क्योंकि फिर आप एसेट बन गए हो गवर्नमेंट के लिए और पूरी कंट्री के लिए आप एसेट हो, तो फिर आपका वो पूरा ख्याल रखा जाएगा। सो कमिंग बैक टू दैट, तो फिर जिस तरीके से मैम बोल रही हैं कि पूरा का पूरा एक फ्रेटर्निटी होती है आर्म्ड फोर्सेस के अंदर, और उसके साथ जिस तरीके से अगर आपने पढ़ा है, तो अभी हम थिएटराइजेशन की भी बात कर रहे हैं, जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की साथ में भी यूनिट्स ऑपरेशंस करेंगी। तो दैट विल बी ग्रेट दैट अगर आप नेवी ज्वाइन करते हैं तो आपको एयरफोर्स के बारे में पता लगेगा, आर्मी के बारे में पता लगेगा, एंड इंटरचेंजिंग ऑफ ऑपरेशंस माइट और इंटरमिंगलिंग ऑफ ऑपरेशन माइट हैपन इन द फ्यूचर। चलो वो तो काफी आगे की बात है, बट वो होगा डेफिनेटली 5 to 7 और years। जब आप फोर्सेस में होते हैं ना, बी इट आर्मी, बी इट सीएपीएफ, आपको अंदर ही अंदर बड़े सारे ऑप्शंस भी मिलते हैं डेपुटेशंस के। जैसे कि कभी आपको आईबी में डेपुटेशन के लिए, रॉ में डेपुटेशन के लिए, मतलब अगर आपका इंटरेस्ट है उस फील्ड में। और ऐसे कई बार ऑर्गेनाइजेशंस मांगती हैं डेपुटेशंस फोर्सेस से, क्योंकि उनको एक ऑलरेडी ट्रेंड अफसर मिलेगा, उसको सब कुछ आता है, ठीक है, तो वो नया बच्चे की जगह एक ट्रेंड अफसर से डिमांड करती है ऑर्गेनाइजेशन से। और फिर वो ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जांपल आर्मी हो गया, नेवी हो गया, सीएपीएफ हो गया, वो अपना बेस्ट बंदा निकाल के उनको देती है, ऑफ कोर्स जो विलिंग हो। तो आपको अगर ऐसा इंटरेस्ट है और अगर आपका स्किल सेट बहुत अच्छा हुआ, ऑफ कोर्स आपको परफॉर्म भी करना पड़ेगा फिर फौज के अंदर जाके, तो आपको ये ऑप्शंस भी खुलते हैं कि आप डेपुटेशन में आईबी जाएं, आप रॉ जाएं, आप मिनिस्ट्री ऑफ होम में जाएं, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में बैठे, अलग अलग तरह के रोल्स भी आपके लिए ओपन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आई विल जस्ट गिव यू एग्जाम्पल ऑफ मूवी। आपने मोस्टली आप सब लोगों ने उरी मूवी देखी होगी, उसके अंदर विक्की कौशल स्पेशल फोर्सेस के अंदर है। तो जब बंदे के पास स्पेशल फोर्सेस का स्किल सेट होता है, या फिर बंदा अगर मिलिट्री इंटेलिजेंस के थ्रू जा रहा है, लाइक ही उसने 2 years की सर्विसेज करी एंड ही गोज टू द मिलिट्री इंटेलिजेंस, आफ्टर 2-3 years he can go to RAW, he can go to SPG, he can go wherever, because the kind of skill set आपको आर्म्ड फोर्सेस देने वाली हैं, मतलब दिस इज इवन बिगर देन द मैनेजमेंट। मैं आपको सच बता रहा हूँ कि जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स एमबीए में सिखाए जाते हैं, जो आप SWOT एनालिसिस सीखते हो, ऊडा सीखते हो, ऊडा इज ऑब्जर्व, ओरिएंट, डिसाइड, एक्ट, ये सारे के सारे कोर प्रिंसिपल्स सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर बनाए गए। इन्हीं कोर प्रिंसिपल्स पर आगे चल के बिजनेस मैनेजमेंट के अंदर इनको लिया गया। अपने ग्रुप अपने कैप्टन रघु रमन साहब की बहुत सारी स्पीचेस को सुना होगा, वो यूट्यूब पर काफी सारे वायरल वीडियोस है उनकी। तो ये जो आप मैनेजमेंट यहाँ पर सीखेंगे, दिस इज वेरी बेनिफिशियल। वन मोर फायदा जो आपको आर्म्ड फोर्सेस करता है, मान लिया जाए आपने शॉर्ट सर्विस कमीशन ज्वाइन करा हुआ है, दैट इज ऑफ 14 years, 10 + 4 years, it is only the armed forces in the country, trust me, only आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स, जो 14 साल के बाद आपको आईएम से आपकी एमबीए की डिग्री कराएंगे। तो आईएम से करवाएंगे वो आपको डिग्री, आईएम्स कोझिकोड, आईएम्स अहमदाबाद, और वो भी वो आपको कोई ऐसा अलग से एग्जाम नहीं देना है, कैट का एग्जाम नहीं देना है। उसके बाद आपका, इसको हम रीसेटलमेंट कोर्स बोलते हैं, उसके बाद यू विल बी प्लेस्ड इन टॉप एमएनसीज। तो यानी कि आर्म्ड फोर्सेस आपकी आर्मी में भी, नेवी में भी, एयरफोर्स में भी आपको देखती है, उसके बाद बाहर भी देखती है। एंड इन दी आर्म्ड फोर्सेस, अगर आपको आर्मी एविएशन जाना है, आपको मिलिट्री इंटेलिजेंस जाना है, आपको आर्मर्ड जाना है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। मैं तनख्वाह की तो यहाँ पर बात ही नहीं करूंगा, बिकॉज एक्चुअली आपकी जो सैलरी है वो ज्यादातर सेविंग में ही जाती है, क्योंकि स्कूल की बात करो, टॉप आर्मी स्कूल्स हैं आपके पास, डिफेंस के स्कूल्स हैं, बच्चों को सारी फैसिलिटीज मिलती है, गेम्स मिलते हैं, स्पोर्ट्स मिलते हैं। अगर जैसे अभी हम दोनों एक प्राइवेट सोसाइटी में रहते हैं, यहाँ पर हमें हर चीज पे करनी पड़ रही है अगर हमें कुछ खेलना वगैरह भी है, बट आर्म फोर्सेस में या इवन फॉर दैट मैटर सीएपीएफ में ये सारी अपॉर्चुनिटीज एक कैंपस में ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। वहां पर बड़े से बड़ा आपको कोई कोच मिल जाएगा, ट्रेनर मिल जाएगा, तो सब आपको मिल रहा है। तो इवन द पर्क्स व्हिच इज कमिंग आउट ऑफ फॉर यू, फॉर योर वाइफ, फॉर योर चिल्ड्रन इन द फ्यूचर एंड फॉर योरसेल्फ आर वेरी वेरी हाई।
Also, let's talk about the NCC entry because most of the students must have joined NCC here. ठीक है, तो मैं एनसीसी का क्लियर कर दूं. I was about to come on the NCC. जो एनसीसी के बारे में पूछ रहे हैं, देखो एनसीसी के अंदर अगर मैं आपको बताऊं, एनसीसी के कैडेट जो मेरे पास आते हैं जिनको मैं ट्रेन करता हूं, एनसीसी में लोग बहुत ज्यादातर कॉलेजेस में या स्कूल्स में जो कर रहे हैं, इवन फॉर दैट मैटर एनसीसी में ड्रिल पर बहुत ज्यादा फोकस है. आपको अपने एक्स्ट्रा करिकुलर्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा. एक्स्ट्रा करिकुलर्स का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ एनसीसी के कैंप में जब आप डिबेट्स कर रहे हो, ड्रामा कर रहे हो और अलग अलग एक्स्ट्रा करिकुलर कर रहे हो, दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो ये चांस होता ही है, आप उसको करिए. सिर्फ सी सर्टिफिकेट पर आपका फोकस नहीं होना चाहिए. एनसीसी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आ रही है कि वो सिर्फ सी सर्टिफिकेट मिल जाए और किसी तरह हम ओटी का फ्री एसएसबी दे दे. इस एटीट्यूड से आपको थोड़ा बाहर आना पड़ेगा, बिकॉज इसी वजह से एनसीसी के अंदर 600 लोगों की एक दिन में रिपोर्टिंग हो रही है एंड स्क्रीन आउट रेट इज वेरी हाई. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जब सेकेंड ईयर में हो, खासकर अगर आप एनसीसी से आते हो, तो आप अपने एक्स्ट्रा करिकुलर स्पोर्ट्स बोलने पर, खासकर अपनी अच्छी अंग्रेजी करने पर बहुत फोकस करिए. बिकॉज काइंड ऑफ कैडेट्स इस बार के टॉप सीडीएस 5 रैंकर्स आर माय स्टूडेंट्स. एंड जिस तरीके की वो बच्चे हैं, जिस तरीके की फौज बच्चे एक्सेप्ट कर रहे हैं, दे आर द क्रीम ऑफ द कंट्री. तो सिर्फ एनसीसी करने से नहीं, एनसीसी के साथ कैंप अच्छी तरह करना होगा, कम्युनिकेशन करनी होगी, और जो आपके सीओ साहब भी होंगे यूनिट के, वो आपको यही बोलते होंगे, बच्चे सी सर्टिफिकेट ठीक है बट सीडीएस की एंट्री पर भी ध्यान दो. क्योंकि अगर आप सीडीएस की एंट्री के थ्रू जाते हैं तो वही एनसीसी आपकी एज बन जाती है. बट अगर आप एनसीसी एंट्री के थ्रू जाओगे तो वहां पर वो आपकी इतनी एज नहीं बन पाएगी, क्योंकि सभी एनसीसी एंट्री से आ रहे हैं. स्क्रीन आउट रेशियो बहुत ज्यादा है सीडीएस एंट्री के अंदर. अब मैं जो स्क्रीन आउट रेशियो कह रहा हूँ, ये एनसीसी के बच्चों को समझ में आ गया होगा. जितने भी एनसीसी के बच्चे पूछ रहे हैं मुझसे ये कि स्क्रीन आउट रेशियो क्या है, तो जो बाकी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो इट इज ओके दिस क्वेश्चन, क्योंकि स्पेसिफिकली उन्होंने मुझसे पूछा तो मैं उनको आंसर कर रहा हूँ. तो आप बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर्स पे करो और सीडीएस के लिए पढ़ना स्टार्ट कर दो. आप बिल्कुल पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अगर आप एसएसबी में जाते हो और उनको पता लगता है आप यूपीएससी क्वालिफाई करके आए हो, आपके चांसेस रिकमेंडेशन के बढ़ जाते हैं. दिस इज अ वेरी इंडीड पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ 5 years ऑफ ट्रेनिंग द एनसीसी किड्स, जो मैं उनमें देख रहा हूँ. ठीक है. ओके, वन थिंग एनसीसी वाले जो सीएपीएफ के लिए जो पूछ रहे हैं, सीएपीएफ में एनसीसी का अलग से कोई कोटा नहीं है, कोई मार्क्स नहीं है. हाँ, जब एनसीसी वाले इंटरव्यू में जाते हैं उनको थोड़ा सा एज बेनिफिट मिलता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उनको ड्रिल पता है, फौजी जैसा है, पोस्चर है, उसको बात करने का पता है, सीनियर से कैसे रिस्पेक्ट करना है, सब कुछ. तो वो थोड़ा सा आपको एज मिलता है, बट दैट इज बिकॉज ऑफ एनसीसी ने आपकी पर्सनालिटी को जो डेवलप करा उससे मिलता है. ठीक है, तो वो आपको प्रूव करना पड़ेगा इंटरव्यू में कि यार एनसीसी से मैंने जो बेनिफिट लिया है, मैं एक नॉर्मल सिविलियन से अलग हूँ, स्टूडेंट से. इसका लेकिन कोई गारंटी अलग से मार्क्स का कोटा नहीं है, तो प्लीज वो कंफ्यूजन दिमाग से निकाल दीजिएगा. सेकेंडली, बहुत बच्चे यहाँ पे पूछ रहे हैं इंग्लिश के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के लिए, और स्पेसिफिकली स्पीकिंग इंग्लिश के लिए. ओके, इंग्लिश बहुत बच्चे लिख लेते हैं, एज अ सब्जेक्ट पढ़ लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, रिटन इंग्लिश आपकी अच्छी होनी चाहिए. फॉर सीडीएस एंट्री, एफकैट एंट्री डेफिनेटली, एंड सीएपीएफ, ऑल द एग्जाम्स के लिए आपको इंग्लिश अच्छी चाहिए. इंग्लिश का पूरा पेपर आता है, ग्रामर चेक होती है, और इंग्लिश बहुत स्कोरिंग होती है. तो जो बच्चे इंग्लिश में अच्छे होते हैं उनके मार्क्स भी ज्यादा अच्छे आते हैं. लेकिन जिसके मन में ब्लॉक है कि नहीं, मेरे को इंग्लिश से डर लगता है और इंग्लिश को वो अपना ठीक ही नहीं करना चाहते हैं, बाकी सब्जेक्ट पे फोकस ही करते रहते हैं, उसको कहीं ना कहीं आगे जाके दिक्कत जरूर महसूस होती है. सो दिस इज द टाइम गाइस, आप लोग कॉलेज में हो, आपको बहुत टाइम मिलता है. ट्रस्ट मी, जब आप कॉलेज के बाद बाहर असली दुनिया में आएंगे, आपको इतना वक्त नहीं मिलेगा जितना आपको अभी मिल रहा है. तो आप इंग्लिश पे काम करिए, रिटन इंग्लिश पे अपनी ग्रामर इंप्रूव करो. बुक्स अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है. यूट्यूब वीडियोस आजकल तो हर जगह मिल रहे हैं कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, आपके कॉलेज में भी पढ़ाया जाता होगा. और जिनको स्पीकिंग, स्पोकन इंग्लिश में प्रॉब्लम है, ये बहुत नॉर्मल है, क्योंकि हम सब लोग जो फैमिलीज में आते हैं, हमारी फैमिलीज में हमारे पेरेंट्स इतनी अच्छी इंग्लिश थोड़ी बोलते हैं, घर में हम अंग्रेजी में थोड़ी बात करते हैं एक दूसरे से. तो हमें वो एक्सपोजर बहुत रेयरली मिलता है. हमारे बहुत बार ऐसे में फ्रेंड्स और कजन्स भी नहीं होते हैं जिनसे हम बात कर सके इंग्लिश में, अगर हमको आती है तब भी. ठीक है, इतनी बार तो इंग्लिश मूवीज देखते हैं, मम्मी पापा ही डांट देते हैं, अरे क्या बकवास देख रहे हो, निकालो हिंदी चलाओ टीवी के ऊपर. ठीक है, सो हमें वो भी दिक्कत आती है. लेकिन इंग्लिश इंप्रूव करने का स्पोकन सबसे सिंपल तरीका है, इंग्लिश न्यूज देखिए,
English movies with subtitles. Specifically British English movies, हाँ, not American. Not American. इसका एग्जांपल है हैरी पॉटर सीरीज इज द एग्जांपल फॉर दैट. फॉर्मेट फॉलो करते हैं, ठीक है, तो आपको ब्रिटिश इंग्लिश देखना है लेकिन विद सबटाइटल्स. ऐसा नहीं उनसे समझ ही नहीं आ रहा, चले जा रहे हैं, मैं सर ने बोला था मूवी देखो, ठीक है, वो नहीं, वो प्रॉपर सबटाइटल रोक रोक के देख लो कि क्या बोल रहा है. इट्स ओके, हमने भी ये सब करा है इसलिए हम ये बोल रहे हैं, ठीक है. सिटकॉम्स आते हैं, आप लोग जो, अगर कोई प्लीज, आई होप कोई ऐसा नहीं हो, ये जो स्टूपिड हिंदी के हमारे बिग बॉस और गंदे गंदे सीरियल चलते हैं सास बहू वाले, वो सब मत देखो बिल्कुल भी. अगर कोई घर में चलता भी है तो इग्नोर इट. अच्छे सीरियल देखो, ठीक है, आपकी नॉलेज भी बढ़े, आपका एंटरटेनमेंट भी हो और आपकी इंग्लिश भी इंप्रूव हो. इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश देख देख के आप अपने ऑटोमेटिकली पिक करते हो. अगर आप नॉवेल्स पढ़ते हो, अच्छी इंग्लिश की नॉवेल्स पढ़ो, और आई एम टेलिंग यू, आपको पता भी नहीं लगेगा, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है. आपके कॉलेज में जो फ्रेंड सर्कल बना है, आपस में कंपल्सरी कर दो भाई इंग्लिश में ही बात करनी है एक दूसरे से, भले टूटा फूटा. शीशे के सामने खड़े होके इंग्लिश में बात करो खुद से, क्योंकि जो शर्म आती है ना बोलने में, वो खुद को देख के कम आएगी ना, दूसरे को देख के ज्यादा आएगी. तो खुद को देख देख के बोलो, आंखों में आंखें डाल के. रिकॉर्ड कर रहे हो, फोन में रिकॉर्ड करो जब इंग्लिश बोल रहे हो, फिर बाद में रिकॉर्डिंग सुनो कि मैंने कैसी इंग्लिश बोली, मैं कहाँ पे रुक रही हूँ, कहाँ नहीं रुक रहा हूँ, मैं कहाँ कॉन्फिडेंट नहीं साउंड कर रहा हूँ या गलत प्रोनाउंस करा. वो खुद को सुनो. तो आई नो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टीडियस प्रोसेस है, थोड़ा सा इजी नहीं है, बट ये थोड़ा सा जरूरी है आपके एंट्रेंस के लिए, आपके इंटरव्यू के लिए, आपकी पूरी लाइफ के कॉन्फिडेंस के लिए. ये बहुत जरूरी है. And English is not only for the armed forces, guys. English is needed everywhere. And there's certain channels which I'll definitely recommend you. Start following Palki Sharma Upadhyay from Beyond Gravitas. आपको ना informational documentaries देखनी होगी. Informational documentaries आपको Netflix पे भी मिल जाएंगी. You shouldn't be, मतलब आप entertainment के लिए कुछ भी देख सकते हो for that matter. You can watch मिर्जापुर पाताल लोक, but उसका कुछ फायदा नहीं होगा. That is only मतलब कंटेंट आपको शायद हंसी आए जो भी है, बट उससे आपकी कोई वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है आपको. तो आप इस वक्त उस एज में हो जहां पर आप काफी कुछ ऐड कर सकते हो. देखो इट्स वेरी सिंपल, या तो आप अभी मेहनत कर लो या फिर आप करियर के 10 साल बाद मेहनत करोगे, ठीक है. अगर आप अभी ज्यादा मेहनत कर लोगे तो बेटर होगा. तो बियॉन्ड ग्रेविटास को फॉलो करो और आप अपने करंट अफेयर्स और जनरल स्टडीज को भी इंप्रूव करो. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि दुनियादारी में क्या चल रहा है. तो ग्रेविटास हो गया, ORF हो गया, चाणक्य फोरम हो गया, IDSA हो गया. दीज आर वेरी गुड फ्री रिसोर्सेज जहां से आप चीजों को पढ़ सकते हो. दिव्या मैम और मैं एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं, शौर्य और विवेक. तो वहां पर भी हमने काफी सारा ऐसा कंटेंट क्रिएट करा हुआ है विच इज ऑल फ्री. यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग फॉर दैट. जहां पर आपको पता लगेगा, आर्म्ड फोर्सेस के बारे में पता लगेगा कि किस तरीके से ज्वाइन कर सकते हैं, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए. और जो आप SSB मेडिकल, जैसे मैम मेडिकल कह रही थी, वहां पर मैंने एक वीडियो पे डाला हुआ है कि आप फ्री में मेडिकल कैसे करवा सकते हैं. तो आप, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये भी सुविधा दी है कि आर्मी ऑफिसर्स के थ्रू आप एक फ्री मेडिकल भी करवा सकते हैं. तो मतलब वैसे वो 20 मिनट का वीडियो है, तो यहाँ पर तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा. बेसिकली आपको वेबसाइट जाकर सब कुछ, अब वीडियो में जाके सारी जानकारी देख लीजिएगा. आई थिंक गौरव कैन शेयर द चैनल लिंक लेटर ऑन. एंड देयर आर नो रिजर्वेशन इन द आर्म्ड फोर्सेस. CAPF में रिजर्वेशंस है, बट आर्म्ड फोर्सेस में कोई रिजर्वेशंस नहीं है. तो वो रिजर्वेशन वाला कोटा नहीं है. वी टेक अनमैरिड सिंगल कैंडिडेट्स and rest there are also technical entries to join the armed forces. टेक्निकल एंट्रीज का मतलब है अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो, तो यहाँ पर तो हम ज्यादातर BSc और दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर तो इंजीनियरिंग सिर्फ DCE वगैरह के कॉलेजेस के है या फिर IP यूनिवर्सिटी के. तो अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, अगर आप BTech स्टूडेंट हो, तो आप इंडियन नेवी, आर्मी और एयरफोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो. नेवी और आर्मी की, जैसे आर्मी की SSC टेक की एंट्री आएगी, TGC की एंट्री आएगी. सिमिलरली आपकी जो नेवी की एंट्री है, नेवी की एंट्री INET के थ्रू आएगी, जिसके अंदर आपको कोई रिटन एग्जामिनेशन नहीं देना है. सीधा आपके इंजीनियरिंग के मार्क्स के बेसिस पर आपको SSB के लिए बुलाया जाएगा. अगर आप वो क्वालिफाई कर लेंगे, मेडिकल क्वालिफाई कर लेंगे, तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुला लिया जाएगा. और ट्रेनिंग वेरी करेगी कि आप कौन सी एंट्री के लिए जा रहे हो. और अगर आपको एयरफोर्स में टेक्निकल एंट्रीज में जाना है, थ्रू इंजीनियरिंग जाना है, तो भी आपको AFCAT का एग्जाम देना पड़ेगा. I'll take Manish ka doubt. If you don't have maths, so Yes. you can't eligible for Just a second. Can you repeat? Yashika, we should continue. Yeah, sir, please continue.
Okay, so Manish, if you don't have maths, you can't be eligible for AFCAT. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. ऐसा कुछ नहीं है. आप जो भी ग्रेजुएशन से बस आपको 60% का चाहिए और फिर आप दे सकते हैं. बट आपके पास फिजिक्स मैथ्स होनी चाहिए 11 12th में. 11 12th की अगर हाँ AFCAT के लिए भी हाँ तो 11 12th में आपको चाहिए होगी मैथ्स. Career for medical student in armed forces. मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए तो देखिए बेसिकली 12th के बाद अगर आप एएफएमसी के थ्रू जा रहे हैं तो एक तरीका वो होता है और बाकी एंट्रीज के लिए डायरेक्ट एंट्रीज यूपीएससी कई बार निकालता है. सर प्लीज टेल अबाउट आईबी. अच्छा देखो यार ये तो करियर प्रोस्पेक्ट इन आर्म्ड फोर्सेस है तो आईबी के बारे में तो बताना सही नहीं रहेगा. बट आईबी का जो एग्जाम मैं एक लाइन में बताऊं तो आईबी के लिए ACIR 2 का एग्जामिनेशन होता है जो मतलब कोई उसका फिक्स पैटर्न नहीं है. तो उसके अंदर भी सिमिलर पैटर्न टू AFCAT ही होता है. 1 घंटा 20 क्वेश्चंस होंगे विच इज डिवाइडेड इनटू मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीएस एंड जीए. वंस यू क्लियर इट तो आपका स्टेज 2 आएगा. स्टेज 2 के अंदर आपका सीएपीएफ की तरह ही पेपर 2 होगा जहां पर आपको एस्से लिखना होगा और कॉम्प्रिहेंशन वगैरह होगा. वंस यू क्लियर दैट देन आपका एक इंटरव्यू होगा एंड इफ यू क्लियर इट यू कैन जॉइन द आईबी. सोनी शर्मा, अगर हमारे पास आर्ट्स है सो व्हाट डू वी डू? अगर आपके पास आर्ट्स है तो आप ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी सीडीएस के अंदर ओटीए के लिए थ्रू अप्लाई कर सकते हैं और आप सीएपीएफ भी अप्लाई कर सकते हैं एंड यू कैन आल्सो अप्लाई फॉर AFCAT प्रोवाइडेड यू हैव 60% एंड अबव. ओके. टेरिटोरियल आर्मी, ये टेरिटोरियल आर्मी अभी नहीं आप ज्वाइन कर सकते हैं, आपको एक्सपीरियंस चाहिए जॉब का. देखो टेरिटोरियल आर्मी का बेसिक रूल ये है कि जब आप टेरिटोरियल आर्मी में अप्लाई करें तो यू शुड बी अ वर्किंग कैंडिडेट. ठीक है, आप वर्किंग कैंडिडेट हो, मान लीजिए आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है या फिर आप वर्क कर रहे हो तो आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हो. और जरूरी नहीं किसी कंपनी में, अगर आपका सेल्फ बिजनेस भी है तो भी कर सकते हो. इस साल अप्रैल में एक्सपेक्टेड है टेरिटोरियल आर्मी की वैकेंसीज. तो कोविड की वजह से अगर डिले भी हुआ तो 1-2 महीने डिले हो जाएगा एंड देन यू कैन ट्राई फॉर द आर्म्ड फोर्सेस. एंड उसका भी जो एग्जाम का पैटर्न है AFCAT की तरह है. मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल स्टडीज का पेपर होता है. उसका 50-50 क्वेश्चंस का होता है. यू क्लियर दैट एग्जामिनेशन, फिर आपका एक पीआईबी होता है, प्रिलिमिनरी इंटरव्यू बोर्ड. अगर आप उसमें क्वालिफाई हो जाते हैं तो फिर आपको एसएसबी के लिए भेजा जाता है. अगर आप उसको क्लियर करते हैं देन यू कैन ज्वाइन टेरिटोरियल आर्मी जहां पर आपको साल में मिनिमम 3 इयर्स ऑफ सर्विसेज टू इंडियन आर्मी देनी पड़ेगी. Gaurav, theater command and CDS post is introduced. Is it necessary to have knowledge of whole tri services? Absolutely, yes, absolutely. अगर आप होल नॉलेज मतलब ये नहीं कि आपको सारी चीजें डिटेल में पता होनी चाहिए बट एक बेसिक अबाउट आर्म्ड फोर्सेस पता होना चाहिए. अगर आप आर्मी के बारे में जा रहे हैं या नेवल एसएसबी में जा रहे हैं दे आर एक्सपेक्टिंग यू टू नो अबाउट इट. इट इज समथिंग लाइक दैट. आप गूगल के इंटरव्यू में जा रहे हैं और माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में जा रहे हैं, आपको कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता या आपको इतनी हाई डेजिग्नेशन पे रखा जाएगा वेयर यू वुड बी लीडिंग द ट्रूप्स डूइंग ऑप्स, तो ऑब्वियसली दे विल बी एक्सपेक्टिंग अ सर्टेन स्टैंडर्ड्स. तो अगर आप चाहते हैं, इसके लिए एनसीसी की एक हैंडबुक आती है जो एनसीसी के बच्चों को पता होगी. वो सिर्फ सी सर्टिफिकेट के लिए पढ़ते हैं बट एक्चुअली वो एनसीसी की हैंडबुक एसएसबी के लिए भी बहुत अच्छी है क्योंकि उसमें आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के बारे में सब कुछ काफी अच्छे तरीके से दिया हुआ है. तो आप उस बुक को रेफर कर सकते हैं. वो गूगल से फ्री में डाउनलोड हो जाती है, आपके एनसीसी के मित्रों से आपको मिल सकती है और अगर आप उसे खरीदे भी तो 70 रुपए से लेकर 100 रुपए में वो किताब मिल जाती है. तो वो भी आपको आर्म्ड फोर्सेस की एक अच्छी नॉलेज दे सकती है, बेसिक अबाउट दी आर्म्ड फोर्सेस. एक बच्चे ने पूछा है डाउट आई डिफेक्ट्स के लिए, मायोपिया, अगर उसको मायोपिया है तो क्या वो फोर्स ज्वाइन करेगा? यार मेडिकल तो आई थिंक आई विल नॉट बी द राइट पर्सन टू गाइड यू. इट्स वेरी सिंपल यार. आप यूपी, आपको कुछ कंफ्यूजन होता है ना, यूपीएससी और कहीं मत जाओ. यूपीएससी सबसे ऑथेंटिक वेबसाइट है, ठीक है. उसी की नोटिफिकेशन निकालो, पुराने साल का निकाल लो, सीडीएस, सीएपीएफ जो एग्जाम देना है, और उसमें मेडिकल एलिजिबिलिटी बहुत अच्छे से दिया होता है. डोंट ट्रस्ट एनी अदर वेबसाइट, ओके, बिकॉज सब लोग वहां से पढ़ के आपको बता रहे हैं. तो आप ओरिजिनल सोर्स से निकाल के पढ़िए और अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है तो आप डॉक्टर से चेक करवाइए उसको, ठीक है, कि आप एलिजिबल है या नहीं है, या उसको ठीक करा जा सकता है, नहीं करा जा सकता है. एंड यस, दिस इज गुड कि अगर आपको पहले ही पता है कि कुछ इशू अगर हो सकता है तो आप उसको अभी से ही उस क्राइटेरिया को फुलफिल करके ठीक करके, बिकॉज जब तक एग्जाम देंगे 6-9 महीने मिनिमम निकल ही जाएगा, तब तक कुछ हीलिंग प्रोसेस भी आपका शुरू हो जाएगा. मैं आपको एक ऐसा करता हूँ, इसका एक लिंक ही दे देता हूँ. हाँ, बहुत बच्चे मांग रहे हैं लिंक. हाँ, तो मैं आपको इसका लिंक दे देता हूँ वीडियो का. तो
ये मैंने आपको लिंक दे दिया, आप इस वीडियो को जाकर देख लीजिएगा, जितनी भी आपकी मेडिकल क्वेरीज हैं। ये मैंने लिंक दे दिया इस मेडिकल क्वेरीज वाले कि आप फ्री मेडिकल कैसे करा सकते हैं। मेडिकल के बारे में बेसिकली यहाँ पर एक आर्मी ऑफिसर ही आपको देखेगा, सीनियर आर्मी, एयरफोर्स और नेवल ऑफिसर हु आर रिटायर्ड, और आप उनसे पर्सनली लेटर ऑन भी मिल सकते हैं इफ दे आर विलिंग टू शेयर द नंबर्स। तो जितनी भी मेडिकल के इशू है वो आपको पता लग जाएगा। यस, एसएसबी टेरिटोरियल आर्मी का भी सेम ही होगा। माय ड्रीम इज टू बिकम एसी एंड से प्लीज गाइड मी। I've shared that, Anuraj. I've shared Gaurav preparation strategy for SSB as beginner along with written. देखो गौरव, अगर ये वाला क्वेश्चन है, देखो अगर एसएसबी की स्ट्रैटेजी की बात करें तो देखो ठीक है, एसएसबी की अगर मैं स्ट्रैटेजी रिटर्न की अगर बात करूं तो रिटर्न आपको अगर आपके दिन में आपके पास 6 घंटे हैं या 8 घंटे हैं, आप उसमें से और एसएसबी की तैयारी साथ में करना चाहते हैं तो 1 घंटा आप अपने एसएसबी को दीजिए, बाकी सारी चीजें अपने रिटर्न को दीजिए। रिटर्न के अंदर भी आपको टाइम डिवाइड करना होगा, 60 to 70% सिलेबस, 10 to 20% रिवीजन एंड रिमेनिंग 10 to 20% के अंदर आप एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करेंगे। एंड व्हेन इट कम्स टू एसएसबी, देखो एसएसबी के लिए कोई सिंपल टेक्निक तो मैं यहाँ पर आपको वेबिनार में नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि मैं खुद जब पढ़ाता हूँ अनअकैडमी के ऊपर एसएसबी तो कुछ 3, 3.5 महीने, 4 महीने में पढ़ाता हूँ, जिसके अंदर पर्सनालिटी के ऊपर काम करना होता है, इंट्रोस्पेक्शन पे काम करना होता है, सॉलिलिटी पे काम करना होता है। तो अगर गौरव एज अ फ्री स्टूडेंट अगर आपको बताऊं तो आपको अपनी पर्सनालिटी के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, आपको सॉलिलिटी करना चाहिए। सॉलिलिटी का मतलब होता है, इंट्रोस्पेक्शन होता है अंदर अपने अंदर झांकना, और सॉलिलिटी का मतलब होता है जैसे कि आप रोड पे चल रहे हैं, अपने आप से बात कर रहे हैं, आप क्वेश्चंस करेंगे, उनके काउंटर आंसर्स ढूंढेंगे, फिर काउंटर क्वेश्चंस आएंगे। इस तरीके से आपको you need to be very clear of the process of the SSB and you need to focus on the process। जो अलग अलग टेस्ट होते हैं वो टेस्ट क्यों करवाए जा रहे हैं, उनसे किस तरीके, इन टेस्ट की डिमांड ऐसी क्यों है, इन टेस्ट का किस तरीके का रिजल्ट आएगा। तो जब आप इन सारे पैरामीटर्स पे काम करते हैं तब आपको एक होलिस्टिक एसएसबी प्रिपरेशन होती है। और हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही एग्जाम ऐसा है जहां पर इंटरव्यू और यूपीएससी का, जिसके अंदर इंटरव्यू और रिटन एग्जामिनेशन के सेम मार्क्स है। तो जितने मार्क्स का रिटन एग्जाम है उतने ही मार्क्स का इंटरव्यू है। दैट इज व्हाई SSB is very important for the armed forces। आप अपने चैनल पे गिव ऑनलाइन क्लासेस, we are giving classes। सोनी शर्मा, हम लोग चैनल पे ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर चुके हैं। अभी आपको AFCAT का फ्री कोर्स चल रहा है, का पूरा फ्री कोर्स चल रहा है। उसके बाद आपका सीडीएस का फ्री कोर्स भी आएगा। AFCAT अभी फरवरी में हो जाएगा, उसके बाद उसी का आएगा। सर शॉर्ट सर्विस कमीशन, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एसएससी से आप पीसी में जा सकते हैं। देखो आने वाले टाइम में शॉर्ट सर्विस कमीशन से अगर आपको पीसी में जाना है तो थोड़ा कंपटीशन रहेगा, बट डेफिनेटली लोग जाएंगे। ठीक है, 25 to 30% तो जो लेट से सीडीएस बिपिन रावत साहब थे उन्होंने बात करी ही थी, तो 25 से 30% लोग तो जाएंगे ही जो अपने शॉर्ट सर्विस कमीशन को परमानेंट कमीशन में बदलेंगे। अब काफी सारे लोग सोच रहे होंगे पीसी क्या है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या है। शॉर्ट सर्विस कमीशन का मतलब है कि अगर आप आर्मी को ओटीए के थ्रू ज्वाइन करते हैं, जैसे जो महिलाएं ज्वाइन करती हैं, तो महिलाएं 10+4 इयर्स सर्विसेज के लिए ज्वाइन करती हैं, 10 साल की नौकरी, 4 साल का एक्सटेंशन, और उसके बाद वो परमानेंट कमीशन के लिए अप्लाई कर सकती है। इसी तरीके से जो ओटीए ज्वाइन करते हैं मेल कैटेगरी के अंदर भी ये चीज है, AFCAT के थ्रू भी है, इंडियन नेवी में भी है। तो यही क्वेश्चन वो पूछ रहा है। तो पीसी के अंदर आपको 20+ मोर इयर्स ऑफ सर्विस मिलती है, और यहाँ पे शॉर्ट सर्विस कमीशन में 10+4 इयर्स ऑफ सर्विस मिलती है। और सर्विस इयर्स अगर आपकी ज्यादा है तो आपकी प्रमोशन ज्यादा हो सकती है, एंड ऑब्वियसली यू ग्रो अ लॉट इन द आर्म्ड फोर्सेस। बट आई वुड आल्सो लाइक टू टेल, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन में लोग हैं, 14 साल की नौकरी के बाहर जब आप बाहर आते हैं, दी कॉर्पोरेट सेक्टर इज जस्ट वेटिंग टू हायर यू लाइक एनीथिंग, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे मैनेजमेंट स्किल से आते हैं और आपने रियल मैनेजमेंट देखी है, चाहे सियाचिन की पोस्टिंग्स हो या पौंडीचेरी हो, कहीं पर भी आप रहे हो, किधर भी रहे हो, इतनी सारी चीजें आप सीख चुके होते हो, आपको रियल पीपल मैनेजमेंट आ जाती है। और यही रियल पीपल मैनेजमेंट आपको बिजनेसेस में भी यूज होती है। तो आपको इफ यू वांट टू सर्व फॉर सम टाइम एंड आल्सो मेक, आप आगे चलकर पैसा भी बनाना चाहते हैं या फिर एक डिफरेंट करियर भी बनाना चाहते हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी भी रहेगी। Many of my friends who went through OTA, जिन्होंने अपनी सर्विसेज दी थी, now many of them are settled abroad also, तो उन्होंने काफी अच्छी सर्विसेज दी। काफी मेरे आईएमए के सीनियर्स भी थे जिन्होंने दी, एंड नाउ दे आर डूइंग वेरी वेल इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो काफी सारे एग्जांपल्स हैं, ऐसी सिमिलरली सीएपीएफ के अंदर भी है। इंडिया की एसएसबी के लिए कोर्स, यस डेफिनेटली। अगर आप अनअकैडमी की बात कर रहे हैं, अनअकैडमी में एक सेपरेट एसएसबी का कैटेगरी है। सो एनडीए का हुआ, सीडीएस के थ्रू हुआ, AFCAT के थ्रू, व्हाटएवर, एसएसबी एक पूरी कैटेगरी है जिसमें आपको उसके लिए तैयारी करवाई जाती है। ओके,
consistency starts breaking at certain point. ये तो आस्था, है। अगर कंसिस्टेंसी, यस, ये सब स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम है, ब्रेक होती है, एंड दैट इज वेयर डिसिप्लिन कम्स इनटू द फैक्टर. तो कंसिस्टेंसी ब्रेक ना हो, उसी के लिए डिसिप्लिन हमें लाना बहुत जरूरी है. और कोई बात नहीं, अगर आपका ब्रेक हो रहा है तो आप अपने आप को छोटे टारगेट्स दीजिए, जैसे कि 1 हफ्ते का टारगेट दिया, बहुत लंबा लंबा मत बनाओ. 1 हफ्ते का कि मैंने मंडे से फ्राइडे इतना करना है और मैं अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा या दूंगी. फॉर एग्जाम्पल, मैंने संडे को मूवी देखूंगी, पूरे हफ्ते नहीं देखूंगी. नई मूवी आई है पुष्पा राज, मैं संडे को देखूंगी, तो मेरा एक मोटिवेशन रहेगा पूरे हफ्ते की मैं टाइम पे करूं. और अगर वो नहीं हुआ तो मैं संडे को अपने आप को पनिश करूंगी, मैं पुष्पा राज नहीं देखूंगी या देखूंगा. यू नो, तो वी हैव टू मोटिवेट व्हाट मोटिवेट्स यू. मुझे लग रहा है मेरे सब फ्रेंड्स बात कर रहे हैं कि यार उद्धम सिंह नहीं देखी, तो उद्धम सिंह देखने के लिए मैं पूरे हफ्ते पढ़ाई करूंगा या इतना पढ़ूंगा. तो वो आपको अपने साथ गेम्स खेलने पड़ेंगे, दैट विल हेल्प यू. एंड द तैयारी जो है ना, वो क्रेस्ट एंड ट्रफ्स की तरह होती है, वो ऊपर नीचे चलती है. तो किसी दिन ऊपर चलेगी, कभी नीचे होगी, कभी ऊपर होगी. इट इज द एवरेज जो आपको कैटलिस्ट के ऊपर पुश कर देगा. ठीक है. एंड एज शी सेड दैट यू नीड टू पुट अ बार, एंड इफ योर गोल इज टू जॉइन द आर्म्ड फोर्सेस और व्हाटएवर इज योर गोल, your goal is much bigger than the web series and the movies and everything. Trust me, वो गोल आपका बहुत क्लियर होना चाहिए. और जितने भी ये लोग बोलते हैं ना, मोटिवेट कर दो सर, मोटिवेट कर दो, यूट्यूब पे मोटिवेशन पे लगे हुए हैं, 5 वीडियो मोटिवेशन के देख रहे हैं, सारे वो ब्लॉग्स देख दिए और यूट्यूब पर ही 2-3 घंटा बस ये सबसे बेकार टाइम वेस्ट कर रहे हो आप लोग. ऐसे मत करो कि मान लिया जब आप रणवीर अलाहाबादिया के सारे वीडियोस देखने में लगे हो. भैया, अगर एग्जाम क्लियर करना है तो लक्ष्मीकांत कोई भी किताब पढ़नी होगी. इट इज द डिसिप्लिन विच विल, आपकी अपने टीचर्स और प्रोफेसर से पूछिए कि जिस बच्चे का रिजल्ट आता है वो बच्चा वो नहीं होता है जिसके लास्ट के 5 दिन में पढ़ के रिजल्ट आए, जिसकी कंसिस्टेंसी रहती है कॉलेज के अंदर. इट इज द डिसिप्लिन. एक बंदा जो हर दिन 45 मिनट पढ़ रहा है या आधा घंटा पढ़ रहा है, ही इज मच बेटर देन द पर्सन जो 10 दिन में एक दिन 5 घंटे पढ़ेगा, फिर अगले 5 दिन गायब हो जाएगा, सारा मोटिवेशन गया. तो मोटिवेशन आपको थोड़े टाइम के लिए इंस्पायर करेगा. कुछ आपने लक्ष्य मूवी देख ली तो आपको लगा आज भाई बहुत सही है, पढ़ते हैं, तो 2-3 घंटा पढ़ लिया आपने कोई मूवी देखकर. बट अगर आप में डिसिप्लिन है, वो आपको आसमान की ऊंचाइयों पर छूने देगा. चाहे आप महेंद्र सिंह धोनी की बात करें, तेंदुलकर की बात करें, फॉर एनीवन इंक्लूडिंग इलॉन मस्क, दीज पीपल आर वेरी कंसिस्टेंट पीपल, इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड एवरीवन. अगर ये सुबह उठते हैं तो उठते हैं, अगर ये काम करते हैं तो काम करते हैं. अगर आपकी मम्मी आपसे 1 गिलास पानी मांग रही है और आप वो दे रहे हो, दैट शोज योर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कितना एसओआर है आपका, कितनी तमीज से आप चीजों को कर रहे हो. अगर आपको पढ़ाई करनी है तो आप उसको बर्डन नहीं समझ सकते. पढ़ाई करनी है तो करनी है, दैट्स इट, पीरियड. You will have to do it. There are no ifs and buts about it, and that is exactly when it will happen to the operation. मान लीजिए आप सीएपीएफ में हो, कोई ऑप्स के लिए आपके सीओ साहब ने बोला, आप ये थोड़ी बोलो कि सर मन नहीं कर रहा है, सर आज नहीं करेंगे, सर पाकिस्तानी कब्जा करके ले जाएंगे जमीन को आपकी. ठीक है, तो मन से नहीं होगा, मन बनाना पड़ेगा आपको को. या तो अभी बना लो मन, नहीं तो फिर आपको पता ही है जब दिल टूटता है तो कैसा लगता है. तो वो दिल ना टूटे आप सबका, मन बनाओ और काम करो. मनीष एमसीक्यू के साथ करें, नहीं, आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स पूरा कंप्लीट करके आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए. Yashika, should we go ahead with the interaction session? Yashika, I think we have taken a lot of queries and taken a lot of questions. You tell us what to do next. Yes, we will just check if there are any questions left. Then we'll proceed with the ending of the conclusion of the webinar. Is that all right? ये बुक बता दीजिए आर्मी रिलेटेड. यार एक तो ना आर्मी रिलेटेड, ठीक है, ये बहुत वेग क्वेश्चन है. देखो, आर्मी ज्वाइन करने के बहुत तरीके हैं. 12th के बाद भी कर सकते हो, ग्रेजुएशन के बाद भी कर सकते हो. और अगर तुम पूछना ही चाहते हो तो मैं बता देता हूँ, एक किताब नहीं है. अगर तुम्हारा क्वेश्चन मुझसे ये है कि सर आर्मी के लिए एक अच्छी गाइड बता दीजिए, तो मैं बहुत ओपनली बोलूंगा नहीं है मार्केट में, और जो है वो बेकार है. उसको मैं रिकमेंड नहीं कर सकता कि मैं तुम्हारे 500 रुपए वेस्ट कर दूं. तो मैं तुमको रिकमेंड करूंगा एनसीईआरटी की किताबें जो हमने स्कूल में पढ़ी थी. ठीक है, तो सबसे सस्ती आएंगी, टिकाऊ आएंगी. और मैं ये भी नहीं बोल रहा कि आओ हमको अनअकैडमी में ज्वाइन करो, पैसे तो कोई नहीं, तुम खुद पढ़ रहो, वो भी निकल सकता है. तो मैं तुम्हें बेसिक चीजें बता देता हूँ. अगर तुमको हिस्ट्री पढ़नी है तो हिस्ट्री की तुम पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो फ्री में, तमिलनाडु बोर्ड की एनसीईआरटी 11वीं 12वीं की एंशिएंट मिडिवल के लिए. मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम की किताब से पढ़ो. ज्योग्राफी के लिए आप 6ठी से लेकर 10वीं और 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी करो. इकोनॉमिक्स के लिए 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी करो. और करंट अफेयर्स के लिए न्यूज़पेपर पढ़ो, दुनिया भर के यूट्यूब पे चैनल है वो देख लो. एंड पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत को पढ़ो.
ये अगर आप अपने हिसाब से करने लग जाओगे ना, इसी से खत्म हो जाएगा। मैथ्स के लिए 8वीं से लेके 10वीं की एनसीईआरटीज प्लस आरएस अग्रवाल की एप्टीट्यूड की किताब कर ली। तो अगर ये तो तब है अगर आप एफकैट देना चाह रहे हो। आर्मी के अंदर तो आपको मैथ का पेपर ही नहीं देना। इंग्लिश के लिए आपने एसपी बख्शी की किताब उठाई और पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करा। यू वांट टू ऐड मैप बेस्ड क्वेश्चन? अब मैप बेस्ड क्वेश्चन बुक दे दे मेरी। अरे मैं बुक ही दिखा देता हूं तुम्हें यार, बेस्ट द कॉर्नर 1-2 एटलस। ये ठीक है, ये लो, ये एटलस ले लेना 150 रुपीज की। और मैं इसका प्रमोटर नहीं हूं भाई, ये ओरिएंट ब्लैक स्वान है, मैं नहीं जुड़ा। ये बहुत अच्छी किताब है, ठीक है। तो ये कुछ 150 रुपए की है। इसके अंदर ये जो मैप्स है आप सब लोगों की मैप, इससे एग्जैक्ट क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है यार। तो सिविल बच्चों को अपने इंडिया के सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी नहीं पता होता है, वो बहुत ठीक है। मतलब अगर आप न्यूज में कुछ देख रहे हैं, एमपी में कुछ हो रहा है, तो भैया मैप में देखो एमपी कहाँ है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए और वर्ल्ड का पता होना चाहिए। ईरान, अमेरिका, चाइना, ताइवान, क्या, वेयर इज ताइवान, वेयर इज जापान, आपको ये सब अगर आपकी ज्योग्राफी अच्छी होगी तो आपको ना न्यूज भी समझ में आएगी कि चाइना गलवान में अटैक क्यों कर रहा है, दौलत बेग ओल्डी क्या है, क्यों, मतलब जैसे गलवान में अटैक, उसका रीजन क्या है। अगर चाइना जमीन हड़पना चाहता है तो उसका कोई लॉजिक होगा ना कि वो क्यों कर रहा है, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज है। ये सब अवेयरनेस आपकी होनी चाहिए। एंड आई एम टेलिंग यू, I have worked in last 5 years से with the Unacademy. Before that, I was also in the corporate sector. मैं InfoEdge में काम करता था, which is the biggest internet company. InfoEdge की ही है Naukri.com, Jeevansathi.com. Even the awareness level needed in corporate sector is very high because corporate businesses, houses भी तो काम करते हैं कि पूरे कंट्री के अंदर स्टेबिलिटी रहे। तो वो भी बहुत अवेयर, हर एक को भैया अवेयर कैंडिडेट चाहिए, एज सिंपल एज दैट। अवेयर चाहिए उनको कि जिसको पता हो कि दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो वो आप सबको करना पड़ेगा गाइस। एंड तो ये एटलस वाला जो तुम्हारा क्वेश्चन था वो तो मैंने बता दिया। इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए भी एक अलग से एंट्री आती है, जिस पोस्ट का भी नाम असिस्टेंट कमांडेंट ही होता है। वो सीएपीएफ वाले जो एग्जाम है उसमें नहीं होता। इंडियन कोस्ट गार्ड की एक अलग एग्जाम होता है, एंट्री होती है। उसके लिए आप अगर एलिजिबल है, आप उसका एलिजिबिलिटी देख सकते हैं, और वो भी असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक पे ही आप ज्वाइन कर। आई टेल यू व्हाट हैपेंस फॉर द असिस्टेंट कमांडेंट कोस्ट गार्ड। अभी एसीडीजी कोस्ट गार्ड की पोस्ट निकली थी। इसके अंदर आपके पास होने चाहिए, परसेंटेज क्राइटेरिया रखते हैं, 60% के ऊपर होने चाहिए। तो जब 60-65% के ऊपर होते हैं, आप सीधा अप्लाई करते हो। अगर आपका जो परसेंटेज है उस पर मेरिट लिस्ट में आप सेलेक्ट हो आते हो, तो ये आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाते हैं, जो मैंने सीडीएस का एसएसबी एक्सप्लेन करा था। बट इनका एसएसबी का बस नामकरण अलग है, बोलने का तरीका अलग है, 90% वो सेम है। इनका जो एसएसबी है वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है। पहले पार्ट को हम बोलते हैं पीएसबी, प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड, जिसके अंदर जो नॉर्मल एसएसबी होता है उसके स्क्रीनिंग की पार्ट की तरह होता है। बट नॉर्मल स्क्रीनिंग में जैसे हम एक पेपर पे क्वेश्चन